दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, लेकिन जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं अब सोना भी पहन के घूमती हूँ। मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ। इनको तो आप लोग पहचानते होंगे, इनका नाम है मैथिली ठाकुर। ये बिहार के विधायक है, सबसे यंगेस्ट विधायक में से एक है। और इनसे जब पूछा गया था इलेक्शन से पहले कि आप अपना ब्लूप्रिंट बताइए, तो ये बोले कि हमारा निजी प्रॉब्लम मामला है, हम नहीं बता सकते। अरे यार, उनसे तुमसे ब्लूप्रिंट पूछा गया था, ब्लू फिल्म के बारे में नहीं। तो ये बोल रही है कि हम जो है बंगाल में अनसेफ हमको महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक महिला जो चीफ मिनिस्टर है और यहाँ पे उनकी सरकार नहीं है। तो मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको यहाँ अनसेफ लगता है? आपको बिहार में अनसेफ नहीं लगता? क्योंकि जबकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो एक साध्वी फेलर, उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस है। वहाँ पे आपको डर नहीं लगता कि ये बोल रहे हैं कि बिहार में अगर किसी के साथ गलत होता है तो 24 घंटे में इंसाफ मिल जाता है? आप बताइए कि पटना के नीट छात्रा वाले मामले में, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे का भी नाम आ रहा था, उसमें जो मेन एक्यूज था, जैसे ही चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी बने, ये उसी दिन वहाँ उसकी बेल हो गई। अब बताइए, जहाँ पे 24 घंटे में इंसाफ की बात हो रही है, वहाँ पे 24 घंटे बनते ही सम्राट चौधरी के चीफ मिनिस्टर बनते ही उस मामले में जो संयुक्त था, जो नंबर 1 पे था, जिसको ये जेल हुई थी, वो व्यक्ति छूट गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी चीफ मिनिस्टर बने और अगले ही घंटे में उसकी जो जिसपे इतना सख्त धाराएं लगा हुआ है, मर्डर का मामला है, रेप का मामला है, वो इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है? ये हाल है बिहार का। लोग वीडियो बिहार में एक लड़की का जो जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं और वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, और वहाँ पे लड़की चिल्ला कर रहे, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। इनको वहाँ डर नहीं लगता। सबसे ज़्यादा रेपिस्ट इनके पार्टी में है, जिन पार्टी से ये विधायक है, इनको वहाँ डर नहीं लगता, लेकिन इनको बंगाल में डर लगता है, अनसेफ महसूस होता है, क्योंकि यहाँ जो है इनकी सरकार नहीं है, यहाँ पे टीएमसी की सरकार, इसलिए इनको यहाँ पे डर लगता है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, झूठ बोलने की भी सीमा होती है। ये मतलब नो लिमिट वाला झूठ बोलते हैं और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, जनता को। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है बंगाल की, ये बिहार की जनता नहीं है। 10,000 में आपको बिक जाएगी। यहाँ पे 3,000 का जो वादा करके निकल रहे हैं, ये आपको वोट नहीं मिलेगा। ये आप चाहे जितना भी बता दीजिए कि यहाँ अनसेफ है, यहाँ पे लोग कितना सेफ है और महिला कितना सेफ है, ये वादे नहीं करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये काम करती है, और काम के नाम पे यहाँ पे वोट मिलता है बंगाल में। इसलिए आपके झूठे वादे और झूठे जो बयानात, इससे कुछ काम चलने वाला नहीं। ये वीडियो किसी साउथ की फिल्म का नहीं है, बल्कि मणिपुर का है, जहां सैकड़ों लोग मर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इस समय बंगाल में हैं। कभी वो झाल मुड़ी खा रहे हैं, तो कभी हुगली नदी पे बोटिंग करते हुए फोटो खींच रहे हैं। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री कितना केयरलेस होगा, कितना नकारा होगा कि उसके देश का एक राज्य लगातार जल रहा हो और प्रधानमंत्री चुनाव में हिंदू मुस्लिम बंटवारे, झाल मुड़ी और हुगली नदी की फोटोग्राफी में व्यस्त हो। ये वीडियो तो आप लोग तक पहुंच ही गई होगी और आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से मणिपुर में जो पिछले 3 सालों से आग लगा पड़ा है, लेकिन वहां पे नरेंद्र मोदी जी झांकी मारने भी नहीं जाते हैं। पता नहीं उनके नज़रों में मणिपुर इंडिया में आता है या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन बताइए कि एक प्रधानमंत्री जो कि पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, ना कि वो किसी स्टेट का है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री है, उनकी आंखों के सामने मणिपुर 3 सालों से जल रहा है और वहाँ पे वायलेशन हो रहे हैं। उनको कम करने के लिए पुलिस फोर्स को मणिपुर जल रहा है और वहाँ पे लगे आग को रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट जो है 2000 आर्म फोर्स को भेजा गया है वहाँ पे, बस दंगा कंट्रोल करने के लिए। और बंगाल में जो इलेक्शन है, वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा आर्मी ऑफिसर या आरपीएफ वाले को बोल सकिए कि यहाँ बंगाल में भेजा गया है इलेक्शन के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ ना भेज कर ये बंगाल में क्यों भेज रहे हैं। मतलब बंगाल में जंग हो रहा है या मणिपुर में, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री को अभी मणिपुर में होना चाहिए ताकि वहाँ जाकर माहौल को ठंडा करे, तो ये वहाँ ना जाकर ये यहाँ पर हैं। ये बंगाल में आगे कभी झालमुड़ी खा रहे हैं, कभी प्रिंसेप घाट जो एक कपल के लिए घाट बनाएगा वहाँ पे ये घूम रहे हैं, कभी नाव पे बैठ के मतलब हुगली ब्रिज जो है, हावड़ा ब्रिज जो, उसको देख रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं।
ये हमारे प्रधानमंत्री बंगाल में कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, यहाँ पे वोट लेना इसलिए या यहाँ पे घूम रहे। मतलब बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जो है हमारे देश को, मुझे समझ में नहीं आता ये हमारे प्रधानमंत्री है या वोट मंत्री है, समझ में नहीं आ रहा है। इनको प्रधानमंत्री का मतलब क्या काम है ये भी हमको लगता है कि इनको सही से नहीं मालूम, इसलिए वो काम कर नहीं पा रहे हैं। मतलब जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ के अलावा ये सारे काम और सारे जगह पे मौजूद होते हैं, और जहाँ इलेक्शन होता है ये तो वहाँ पे वहीं पे नज़र आएंगे आपको, सिर्फ वहीं पे इलेक्शन के लिए। ये हाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, और हम अपने आप को विश्व गुरु होने का खिताब देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का ये हाल है। भले ही लाख बुराइयां हो ममता बनर्जी में, पर वो सिर्फ अपने काम के नाम पे वोट मांग रही है, धर्म के नाम पे नहीं। और ये कट्टर सनातनी भाजपा वाले हाथ में मछली उठा के वोट मांग रहे हैं, मछली खाते हुए वोट मांग रहे हैं। कोई काबा के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई नमाज मस्जिद कुरान के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई राम के नाम पे वोट मांग रहा है। क्योंकि महिला सुरक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई पे वोट मांगने की इनकी औकात नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। मतलब ममता बनर्जी भले कितनी भी बुरी हो, ये टीएमसी पार्टी जितनी भी बुरी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी पार्टियाँ गलत होती है। सब में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ घोटाले करते हैं। मतलब हर पार्टी जो है वो गलत है, कोई अपने आप को दूध से धुला हुआ नहीं बता सकता। बात दरअसल ये है कि कौन कितना ज़्यादा बुरा है और कौन कितना कम। अगर आप जो दूसरे ओपोजिशन वाली पार्टी जो बंगाल में इलेक्शन लड़ रही, जैसे कि बीजेपी पार्टी हुई, और टीएमसी में जो टक्कर की लड़ाई होने वाली है, जो कि टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि अब इलेक्शन कमीशन से हो गई है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन हथकंडे अपना रहा है बीजेपी को जिताने के लिए, तो ये लड़ाई जो टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी वर्सेस ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हो गई है। बात यहाँ पर दरअसल ये है कि टीएमसी जितनी भी बुरी पार्टी है वो अपने काम के नाम पे वोट मांग रही है, चाहे भले 4 काम की हो, 5 काम की हो, वो काम के नाम पे वोट मांग रही है। वहीं दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में है वो किस नाम पे वोट मांग रही है, जहाँ पे उनकी पार्टी है और वहाँ के लोग उनकी जहाँ पे उनकी सरकार है, वहाँ के लोग जो वेजिटेरियन नहीं है, मतलब वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो ये पार्टी वहाँ पे मांस मछली बैन करने के नाम पे वोट मांगती है और बोलती है कि अगर कोई भी मांस मछली खाएगा या नॉन वेजिटेरियन काम करेगा तो उसको ये सज़ा देंगे, उसको मॉब लिंचिंग करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, और बहुत सारे जो है कानून लाए जाते हैं। और बंगाल में इलेक्शन है और यहाँ वोट लेना है, तो ये देखिए यहाँ पे हाथ में मछली पकड़कर और मछली खाते हुए वीडियो बनाकर ये वोट मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद है, इसलिए ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि हमें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जहाँ भी इनकी सरकार है पहले से, वहाँ पे किस तरीके से मांस मछली के नाम पर लोगों को मारा पीटा जाता है, कितनी भद्दी गालियाँ दी जाती है और किस तरीके से उन लोगों पे अत्याचार होते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। इस बार बंगाल में इलेक्शन है और इलेक्शन में जानते हैं कि यहाँ के लोग मांस मछली खाते हैं, इसलिए यहाँ पे दिखावा करने के लिए मांस मछली खा रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, मनोज तिवारी को देख लीजिए, बोले कि हमें मांस भात बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि बंगाल के लोग जो है वो मांस भात खाते हैं, उनको पसंद है, इसलिए वोट लेने के लिए बोले हमें भी मांस भात पसंद है। और वो यूपी जब जाते हैं तो वहाँ बताते हैं कोई भी जीव हत्या नहीं होगी, क्योंकि हम मंदिर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक नहीं होगी। कभी तो बोलते हैं पूरा प्रदेश में भी नहीं होगा, कोई मांस मछली नहीं खाएगा, इस तरीके के बयान देते हैं। क्योंकि वहाँ जो है वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है, तो उनको खुश करने के लिए वहाँ उस तरीके का भाषण देते हैं। और बंगाल में जब इलेक्शन है तो यहाँ वोट लेने के लिए यहाँ के लोगों की मनपसंद बातें कर रहे हैं कि आप वेजिटेरियन है या नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो खाना है खाइए, हम कभी मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वोट लेना है। इनका असली रंग तो वोट के बाद नज़र आता है। अभी मैं देख रहा था कि कोई हमको मछली खाते हुए दिखा रहा है। मेरा खाने पे कोई प्रतिबंध बीजेपी नहीं लगाती, लेकिन मैंने कहीं मछली नहीं खाई। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। भाजपा आएगी तो मछली नहीं खाने देगी। अभी हम मछली भात ही खाने जा रहे हैं। मछली भात बनल बाबू है, खाई बाज। इनसे मिलिए, इनका नाम है मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा। ये देखिए क्या बोले, बंगाल में ये जो जितना भी भाषण दे रहे हैं अभी बंगाल में, और जितने भी बीजेपी के नेता है ऊपर से लेके नीचे तक, छोटे बड़े
प्रधानमंत्री से लेके नीचे क्लर्क तक सारे जो है वो बंगाल में मौजूद है। और क्यों मौजूद है? क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है और सिर्फ एक पार्टी को, एक महिला, एक लेडीज़ है दीदी ममता बनर्जी, एक लेडीज़ को हराने के लिए बीजेपी की पूरी पार्टी मिलकर बंगाल में उतरी हुई है। और अमित शाह तो पिछले 15 दिनों से बस यहीं पड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि इलेक्शन तक हम यहीं रहने वाले हैं, ये इनको मणिपुर में नहीं रहना है, ये इसको यहाँ रहना है। कोई बात नहीं, आप इलेक्शन के लिए ही बने हैं, मंत्री बने हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए, ये हाल है। मनोज तिवारी बोले कि हम मछली नहीं खाते हैं, कौन बोला है? और फिर ये भाषण में बताते हैं कि जब बंगाल के लोग पूछते हैं कि आप यहाँ की जो टीएमसी सरकार है वो बोल रही कि अगर आप बीजेपी की सत्ता आएगी यहाँ पे बंगाल में तो लोगों को मछली खाने नहीं दिया जाएगा, उस पर रोक लगा दी जाएगी। तब ये जोश में बोल देते हैं कि अरे कहाँ है मछली भात, हम तो मछली भात खाने जा रहे हैं। कौन बोला कि यहाँ हमारी सरकार आएगी तो हम मछली भात बंद कर देंगे? इस तरीके का बोले कहाँ है, हमें मछली भात लाइए, हम मछली भात खाने जा रहे हैं। मतलब ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद मालूम नहीं चलता और ये इतने बेवकूफ़ है कि इनको कुछ याद भी नहीं रहता कि हमने कहाँ पे क्या बोला था। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये डिलीट होने वाली चीज़ नहीं है और लोग इन सब चीज़ों को ही पकड़ कर रखते हैं कि कौन क्या कब बोल रहा है और इसी चीज़ को लोग मिलाकर इनको असलियत दिखाते हैं। ये तो शुक्र मनाई कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं, तब ये लोग इतना झूठ बोल देते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला, जबकि सबूत सामने रहता है फिर भी नहीं मानते हैं। अब बताइए, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, कैमरे नहीं होते, लोगों के पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता तो ये लोग किस तरीके की झूठ बोलते हैं। मतलब खड़े झुठला देते हैं और आपको समझ तक नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये तो शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का, कैमरा का, मोबाइल का कि सबके हाथ में है, लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं ताकि बाद में सबूत के तौर पे दिखा सके थे आपने ये बोला था और अभी आप कुछ और बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। वरना अगर ये नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते। तो ये हाल है हमारे बीजेपी के नेताओं का कि जहाँ पे जो जैसा लोग होता है उसके सामने वही बात बोल के निकल जाते हैं। ये एक जगह पे या एक बात पे टिकने वाले लोग नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मछली क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे, मछली गोश्त, इन सब चीज़ों पे ही वोट मांग रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं कि बंगाल में उर्दू नहीं बोली जाएगी, सब बंगला बोलेंगे और जब अपने प्रदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बंगाल में सारे बंगाली बोलने वाले रोहिंग्या है उनको भगाएंगे। मतलब जो मन में आए बोल दो आदमी। ये लोग जनता को चूतिया समझ कर रखे हैं। महाराज इधर ठीक है ना, खाली एक इधर आ जाइए और खाली शेर का फेस और लो एंगल शूटिंग पे आ गए। ये तो जीवन में यही सीखा कैमरा में आया। इनको देखिए, ये तो किसी के तारीफ के मोहताज नहीं, इनकी तो इतनी तारीफ है, इनके बारे में कौन नहीं जानता। नफरत फैलाने में सबसे एक नंबर तो यही रहते हैं। अब देखे बताइए, ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और शेर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मतलब शेर की बेइज्जती करवा रहे हैं। और उनको डायरेक्शन जो दे रहे हैं रवि किशन है। ये वही व्यक्ति है जो संसद में ये बात उठाता है कि कहीं पे समोसा 10 रुपये मिलता है, कहीं पे 100 रुपये मिलता है, जबकि वहाँ पे बिहार में स्टूडेंट को लाठी खानी पड़ रही थी प्रोटेस्ट के दौरान। तो इस बात को ना उठा करके ये संसद में ये बात उठा रहे थे कि समोसे का रेट फिक्स नहीं है। ये वो बेवकूफ़ सांसद है। गोरखपुर को लंदन से कंपेयर कराते हैं और गोरखपुर का क्या हाल है वो तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। ये सिर्फ झूठ ही बोल सकते हैं। जब लोग सिलेंडर के लिए परेशान थे तो ये माइक आगे सोशल मीडिया पे ये बोल लेते हैं कि ये अपोजिशन वालों की चाल है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ से परेशान, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वही ये डायरेक्शन बता रहे हैं। और योगी जी शेर के साथ फ़ोटो खिंचाकर अपने आप को शेर साबित करना चाह रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में शेर का जिगरा रखते हैं, अगर आप शेर वाली मतलब आपके अंदर बात है, खूबी है, तो सबसे पहले आपको वहाँ जानी चाहिए जहाँ पे लोग परेशान हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और जिस तरीके से लखनऊ के विकास नगर में, गाज़ियाबाद के झोपड़पट्टी में जहाँ जिस तरीके से आग लगी पड़ी है, पूरा जो है लोगों के जो आशियाना जल गया, लोग बेघर हो गए, वहाँ पे आपको होना चाहिए। अगर आपके अंदर सच में शेर वाला जिगर है तो आपको उनके सामने होना चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, तब लोग समझेंगे कि आप शेर हैं। ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवा कर और गरीबों को बर्बाद करके कोई शेर नहीं बनता। अगर सिर्फ नफरत वाली भाषण देकर, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके कोई शेर वाली बात नहीं होती। आपको जो लोग वोट देकर यहाँ जिताए हैं
उन लोगों के सामने जाइए, उनकी प्रॉब्लम को सुनिए। जिस तरीके से वहाँ के विकास नगर के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, रहने के लिए तरस है, इतनी गर्मी हो रही है बताइए, और लोगों के आशियाने तक जला दिए गए हैं। और ये इत्तेफाक नहीं, हर 1-2 दिन के बाद एक जो है झोपड़पट्टी में आग लग जा रही है, स्लम एरिया में आग लग जा रही है। ये इत्तेफाक नहीं, ये सोची समझी साजिश है। तो इतना ही, अगर आपको शेर बनने का शौक है तो उन लोगों गरीबों के पास जाइए, उनसे बात करिए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए अगर आप में हिम्मत है तो। ये फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा बदनाम करने वाला कृत्य कटनी पुलिस ने किया है मध्य प्रदेश को। 167 बच्चे जो बिहार के सुपौल और अररिया से महाराष्ट्र के लातूर में एक मदरसे में जा रहे थे, जहां उनका एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, जैसा बोर्डिंग स्कूल होता है वैसा ही उनका बोर्डिंग स्कूल वहां पर था। 167 बच्चों को झूठी मानव तस्करी की शिकायत पे डिटेन किया जाता है कटनी पुलिस द्वारा। मतलब इन लोगों की सोच आप देखिए कि अगर मुसलमान दिख जाए और मुसलमान के बच्चे अगर दिख जाए और वो भी कुछ तादाद में अगर दिख जाए तो वो उनसे लोगों को खतरा होने लगता है। उन पे इतनी गंदी सोच रख लेते हैं कि ये आतंकवादी हो सकते हैं, या विस्फोट करने जा रहे हैं, यहाँ पे दंगा करने जा रहे हैं। इस तरीके की मानसिकता जो कि बच्चों के लिए, और ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि पुलिस वाले की ये सोच है, मेंटेलिटी है। 167 बच्चों को जो पढ़ने के लिए जा रहे थे, उनके पास कार्ड भी था, जो स्कूल जो मदरसे जा रहे हैं उनके बारे में भी उनका नाम लिखा हुआ था, फिर भी इनको पकड़ लिया गया और पिछले 4 दिनों से उनको पुलिस पकड़ के रखे हैं। मतलब आप बताइए कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह है, और मुसलमान होने के अलावा अगर आप इस्लाम की पढ़ाई करते तो वो तो बहुत बड़ा गुनाह है इन लोगों के नज़रों में। मतलब क्राइम, मर्डर, रेप, ये सब इनके नज़रों में कुछ नहीं है। ये सब करने वाले आज़ादी से घूम रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए सालों साल लग जा रहे हैं, कई कार्रवाई हो रही है तब जाकर कितने तो नहीं पकड़े जा रहे हैं, और कुछ पकड़े गए हैं तो वो छूट जा रहे हैं। और बताइए अगर कोई मुसलमान पढ़ने जा रहा है तो इतना सख्ती उन लोगों के लिए कि 167 बच्चों को पकड़ कर पुलिस थाने में लेके चले गए, 2-3 दिन से रखे गए और उनको फैमिली वालों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। ये हाल है हमारे देश का। ये बता हिंदू मुसलमान, ये जो हमारे देश में सारे भाईचारा था उसको ये लोग ख़त्म किस तरीके से कर दिए आप सोच भी नहीं सकते। इतना स्तर गिर गया है हमारे देश का कि लोग बच्चों पर भी इस तरीके की निगरानी करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे सबको अपने मन के हिसाब से पढ़ने का, नॉलेज लेने का अधिकार है, तो फिर इनको रोकने की क्या ज़रूरत है, मदरसे बंद करने की क्या ज़रूरत है, मदरसे के नाम पे इतना हवा क्यों मचा के रखते हैं। अभी बताइए कि अगर जैसे हमारी मस्जिद है, अगर वहाँ पे लोग इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ेंगे तो क्या मस्जिद में नमाज़ पढ़ा पाएंगे? मस्जिद के लिए डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के आप इंजीनियर का काम नहीं कर सकते, आप इंजीनियर की पढ़ाई करके डॉक्टर का काम नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को करना है उस चीज़ की पढ़ाई होती है। तो ये बच्चे जा रहे थे ये हाफिज़ बनने, मौलवी बनने के लिए, तो ये अब स्कूल में तो जा नहीं सकते, ये मदरसा में ही जाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है, कुछ नया नहीं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लोग मदरसे में जाते हैं, हाफिज़ कुरान बनते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? अब मंदिर का पुजारी अगर आपको बनना है तो फिर उसी चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो वो नहीं बन पाइएगा। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा मदरसा जा रहा है तो वो हाफिज़ कुरान बनने के लिए जा रहा है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएगा, कुरान की इबादत करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, इसलिए पढ़ने जा रहा है। अब वो डॉक्टर की पढ़ाई लेकर अंग्रेज़ी पढ़कर वो क्या कुरान पढ़ाएगा? ये बात समझिए। जिसको जो जगह पे जाना उस चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। आप ज़बरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते कि तुम मदरसे नहीं जाओगे, तुम ये करो। क्यों? यहाँ पे संविधान अधिकार देती है सबको कि आप अपने फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो जो आपकी पसंद है, आप पे कोई थोप नहीं सकता। फिर ये लोग इस तरीके से क्यों एक मजहब के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी वीडियो बना डाल दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो है मोदी योगी इस वीडियो को आप देखें, आपको तो बहुत बुरा लगा होगा किस तरीके से एक बच्चे को पीटा जा रहा है और उसे ढकेल दिया गया। लेकिन इससे पीछे की एक कहानी बताता हूँ जिसे सुनकर आपको भी बड़ा अफसोस होगा कि ये जो बच्चा देख रहे हैं ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये वही बच्चा है जो सारा दिन सोशल मीडिया पे चिल्लाता रहता है मोदी मोदी मोदी। और जो आदमी वीडियो बना रहा है, जो आदमी बोल रहा है कि वो गाली दे उसको मार मार, ये उसका बाप है। और इसकी असलियत बात ये है कि इसका बाप जो ये पक्का बीजेपी का अनभक्त है। और इसने अपने बेटे को भी, जो छोटा सा बच्चा है, उसको भी भगवा पहनाकर, भगवा कपड़े पहनाकर झंडा देकर बीजेपी का, और
इसके वीडियोस बनाने लगा। जिस तरीके से इसका वीडियो वायरल भी है कि मोदी करते हुए बच्चा चिल्ला रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल था। तो उसके बाद इसकी वीडियोस वायरल हो जाती है इस बच्चे की। तो इसका और फ़ायदा उठाने के लिए इसका जो बाप है ये और वीडियोस बनाता है, और जब लोग समझ जाते हैं, जब उसकी व्यूज़ कम आने लगती है तो फिर से व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये जो है अपने बेटे को लेकर अपना प्लानिंग स्टार्ट कर देता है, और जगह जगह पर जाके बोलता है कि आदमियों को मारो, उसको मारो, डंडे से मारो। तो इस तरीके कई सारी वीडियोज़ आई। तो इसका जो बाप है वही देखिए किस तरीके गाली दे रहा है और सिखा रहा है कि मारो, उसको मारो। और जब ये बच्चा जाके उसको मार रहा है तो वो आदमी भी परेशान होकर बस एक थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। उसके बाद बताइए गलती किसकी? एक बाप जो अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहा है, पढ़ाई लिखाई की उम्र में उसे एक भक्त बनाकर छोड़ दिया गया है। तो इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब उस आदमी, जिस दुकानदार ने जब उसे एक थप्पड़ मारा और जब बच्चा गिर गया तो लोग हंगामा मचाया, पुलिस आई तो पुलिस दुकानदार को ही पकड़ के ले गई। पकड़ के ले जाके इसलिए पकड़ के ले गए क्योंकि वो जो बच्चा था, वो पहला एक बच्चा था, दूसरा एक भगवा कलर का कपड़ा पहना हुआ था और हाथ में बीजेपी का झंडा था। तो कोई कैसे गिरा सकता है? इसलिए उस आदमी को लोग पुलिस वाले आए और पकड़ कर ले गए। अब बताइए इसमें गलती किसकी है? उस दुकानदार की, जिसको ये बेवजह पीट रहा है, गालियाँ दे रहा है और बच्चे से पिटवा रहा है। उसने बस जब गुस्सा आया, किसी को भी आप बेवजह मारिएगा उसको गुस्सा आएगा। जब उसने पलट कर वार किया, मतलब सिर्फ हटाया तो वो बच्चा गिर गया। तो मतलब बताइए ये शुरुआत किसने की थी? और ये जो आदमी है जिसका बेटा है वो अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके से आदमी वीडियो बनाता है और मोदी अनभक्ति में डूबा रहता है। तो इन जैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पे अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं और बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का काम करते हैं। इन लोगों पर ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। ये लखनऊ में क्या हो गया यार? जहाँ देखो वहाँ आग लग रही है, कभी विकास नगर, कभी हुसैनाबाद, अभी केशव नगर पे आग लग गई है। मतलब ये आग लग रही है, लगाई जा रही है। भाई इतनी आग कहाँ से लग रही है? पिछले 1-1.5 हफ्ते में 3 बार आग लग गई। कुछ तो गड़बड़ है भाई। ये देखिए अब फिर एक झोपड़पट्टी और गरीबों के आशियाने को जला दिया गया। मतलब ये इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मतलब मैं 100% 200% श्योर हूँ और पूरा हिंदुस्तान भी समझ जाए कि ये कोई इत्तेफाक नहीं। इत्तेफाक एक बार होता है और सिर्फ गरीबों के साथ ही इस तरीके का हो रहा है, तो इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोग समझने की बात है। और यहाँ पे एक भी बीजेपी का नेता आपको देखने को मिला जो इनको आश्वासन दे रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, या कोई बीजेपी का कोई दल, RSS हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद, जो सारा दिन हिंदू चिल्लाते हैं, गौ रक्षा दल हो, जो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, बताते हैं, जो उठाते नहीं है। तो समझ में तो वो लोग कहाँ हैं? इतना बड़ा लखनऊ के विकास नगर में आग लग गई, गाजियाबाद में झोपड़पट्टी में आग लगी। वहाँ से मुसलमान तो थे नहीं, वहाँ बहुत सारे हिंदू लोग थे, हिंदू मुसलमान सब थे। एक इंसानियत जो बोलते हैं, इंसानियत लोगों के अंदर नहीं बची है। अब लोग सिर्फ नफरत वाले जहाँ बात होती है वहाँ पे जितने भी रक्षा दल वाले हैं दल सारे पहुँच जाते हैं। जो कि तरुण वाले मामले में आपने देखा दिल्ली में किस तरीके से हंगामा मचाए हुए थे, 1-2 महीने तक किस तरीके से वहाँ पे हंगामा मचाए हुए थे ये दल वाले। लेकिन अभी बताइए वहाँ सिर्फ एक हिंदू मरा था। यहाँ झोपड़पट्टी में कितने 100-250 से ज़्यादा लोग जो है जलकर मर गए। उस झोपड़पट्टी में आग लगने की वजह से लोगों के आशियाने उजड़ गए। ये लोग वहाँ एक भी नहीं गए। मतलब वहाँ के हिंदू नहीं थे, या हिंदू सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पे मिलेगा कि वो जब जिसको चाहेंगे उसी को हिंदू मानेंगे। ये कहाँ ये RSS बीजेपी वाले या फिर राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद, ये कहाँ है ये लोग? अब कहाँ ये लोग, या क्या है? अब इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है यूपी में? और ये योगी जी जो बंगाल में आकर हिंदू मुसलमान करते हैं, बाहर सारा दिन घूमते रहते हैं, लेकिन अपने ही स्टेट में सही से मतलब लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। वहाँ एक बार भी आश्वासन देने नहीं गए कि हम आपके साथ है, जो हुआ है गलत हुआ है, हम आपकी मदद, एक बार भी नहीं। वहाँ आप देख कितने मुसलमान इन्फ्लुएंसर जो है जो वहाँ पे जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वो इंसानियत के नाम पे जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं जहाँ तक हो सकता है। लेकिन सरकार जिनका ये काम है वो नहीं कर रही है। ये हाल है देखिए, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करते हैं और हिंदुत्व की सरकार समझते हैं, ये हाल बना के रखा है हिंदुओं का। अरे मुसलमान की मदद नहीं करिए, कम से कम आप अपने ही हिंदू भाइयों की तो कम से कम मदद करिए, जाके विकास नगर में झोपड़पट्टी में जहाँ पे आग लगी है। लेकिन ये लोग वो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये किसी के नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं, बाहर तो निकल जाए एक बार, जानता नहीं है अभी। वैसे नीचे से निकाला है, पूरा हाथ कट गया, नीचे पीठ कट गया, अरे कुत्ते की ना यही गिरा के मारता, जानता नहीं है।
मैं कौन हूँ? मैं भी तैयारी करूँ, मैं भी हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी हूँ। मैं इनको देखिए ये किस तरीके से धमकी दे रही है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का। मतलब उनका एक प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम में जब ये गई तो इनको उनके जो बाउंसर थे धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में जो सबके बाउंसर होते हैं, इनको घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। इसलिए ये महिला जो है इतना ज़्यादा गुस्सा है और बोल रही कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के मतलब कुछ है इनका पद है वहाँ पे, बोल रही कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जो इनके साथ इस तरीके से बदसलूकी की गई है, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं और इनके बाउंसर देखिए किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी और उनको मारा पीटा जा रहा है। ये उनके सपोर्टर है, उनके कथा सुनने के लिए आई थी और उनके साथ इस तरीके की हरकत हो रही है, ये देखिए। इसलिए ये महिला जो है गुस्से में इस तरीके के बात बोल रही है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को, अब बोल रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ जो हुआ है हम इसको पटक कर मारेंगे। अगर यहाँ पे उसकी माँ होती तो इनको उसको पटक के मारा जाता। और बहुत सारी ये गुस्से में बहुत कुछ इंसान बोलता है, ये भी बोल रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोटिव ये है कि ये महिला सुरक्षा की बात है। अगर वो गार्ड चाहता, जो इनके बाउंसर है, वो इनको सही से भी हटा सकते थे, सही से साइड भी दे सकते थे, वहाँ पे सेफ्टी का इंतजाम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जब जानते हैं कितना भीड़ होने वाला तो सेफ्टी का इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन किस तरीके से ये सिर्फ एक महिला बता रही है, इसके अलावा पता नहीं और वहाँ पे कितने महिलाओं के साथ गलत होता होगा, उनको मारा पीटा जाता होगा, घसीटा जाता होगा। ये एक वीडियो बना जो कि आप लोगों के सामने आया। बहुत सारे ऐसे होंगे जहाँ पे वीडियोस नहीं बन पाए होंगे, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए होंगे, तो ये हाल है। तो इनको सबसे पहले सेफ्टी रखनी चाहिए। अगर लोग आपके कथा सुनने के लिए, भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इस तरीके की फिर से हरकत ना हो, इसलिए आप अगर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी तक हमारी बात पहुंचा दे तो ठीक है कि आप सेफ्टी रखिए, क्योंकि महिलाएं बुजुर्ग सारे आते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए, आने जाने के लिए कुछ बढ़िया इंतजाम करें, उन लोगों के साथ बदसलूकी ना किया जाए।